देखो बच्चों, आज हम गणित की एक शाखा यानी कि जिसको हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जो ये वर्ड आया बेटा, ये आया है एक लैटिन वर्ड। लैटिन शब्द, अब लैटिन क्या है पहले तो आप ये समझिए। लैटिन, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं इटली, वहाँ पर एक साम्राज्य जिसको हम रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से ये वर्ड हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें से स्टेटस शब्द का जो यूज हुआ है वो यहाँ से हुआ है, लैटिन। तो देखो, वो इसका जो लैटिन भाषा में मतलब होता है वो होता है राज्य या राजनैतिक। असल में किसी राज्य को या किसी राजा को अपने राज्य के विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होने के लिए कुछ आंकड़ों की आवश्यकता थी। अब आंकड़े क्या चीज़ है? सपोज हमने कहा कि उसको अपने राज्य की जनसंख्या के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये एक हमारा क्या बन गया, आंकड़ा बन गया। उसके अलावा हमने कहा कि कितने लोग उस राज्य में गरीब हैं, या कितने लोगों के पास घर है, या इस प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे ये हमारा सांख्यिकी शब्द यानी कि स्टैटिस्टिक्स, स्टेटस शब्द से निकल के आया है। अब हमारे डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं। अब इन अर्थपूर्ण सूचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अर्थपूर्ण क्या है। अर्थपूर्ण का मतलब यह है, सपोज हमारे पास एक क्लास में एक बॉय लड़का है, उसके मैंने 5 लिख दिया खाली, उसका नाम है राम, उसके आगे लिख दिया मैंने 5। इसका कोई यूज नहीं है जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा राम ने गणित में 10 में से 5 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे 5 क्या बन गया है, एक आंकड़ा बन गया जिसको हम डाटा के नाम से जानते हैं। ये भी एक लैटिन वर्ड है, ये डेटम से बना हुआ है। अब डाटा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में क्या होता है, यूज होता है। डाटाज नहीं कहेंगे हम केवल क्या बोलेंगे, डाटा, या हिंदी में इसके लिए वर्ड है आंकड़ा। अब आप जब सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारी नई नई शब्दावली आएगी जिसको आपको समझना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सांख्यिकी को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं। इसको हम 2 रूपों में प्रयोग करते हैं, एक तो एक वचन के रूप में और एक आता है बहुवचन के रूप में। एक वचन का मतलब क्या है कि जैसे कोई आंकड़े को हमने एकत्र किया, फिर उसको क्या करा हमने, उसके लिए फिर हमने उसको प्रस्तुत किया, फिर उसका हमने क्या किया, विश्लेषण किया, फिर हमने क्या करा, विश्लेषण के पास कुछ निष्कर्ष निकाले। आप ऐसे समझिए जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब आपको देखता है तो वो एकदम से दवाई लिखना प्रारंभ नहीं करता है। वो सबसे पहले पूछेगा कि आपको खांसी हो रही है या बुखार आ रहा है, कब से आ रहा है। उसके बाद वो आपको टेस्ट करने को बोलेगा लैब में कि आप ब्लड का टेस्ट कराइए या किसी और चीज़ का टेस्ट कराइए। तो वो हो गया आपका प्रस्तुतिकरण, हो गया उसके लिए। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो वो उन रिपोर्ट्स को चेक करके देखेगा, तो ये आ गया उसके लिए विश्लेषण। उसके आधार पर और अपनी समझ के आधार पर वो एक निष्कर्ष निकालता है जो ये बताता है कि इसको फला फला बीमारी हुई है, और इस बीमारी के बाद वो क्या करता है, अपनी दवाइयों को लिखता है। तो इस प्रकार से हम इसको एक वचन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से बहुवचन के रूप में अगर हम इसको प्रयोग में लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुवचन के रूप में जो हमारे पास विभिन्न डाटा हैं, जैसे हमने कहा क्लास में कई बच्चों को, किसी को 5 मार्क्स, किसी को 9, किसी को 2, ये आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुवचन के रूप में हम इनको क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से अब हम
इसमें बहुत सारी शब्दावलियां हैं, उसको हम यूज करना आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या शब्दावलियों का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो आप सांख्यिकी को आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि आंकड़ा, मैंने अभी आपको बताया है कि आंकड़ा क्या है। आंकड़ा क्या है कि अर्थपूर्ण जानकारी, अर्थपूर्ण जानकारी, यानी कि कोई भी अंक अगर आपको कोई अर्थपूर्ण जानकारी दे रहा है तो वो क्या बन जाता है, आंकड़ा बन जाता है। फिर आता है हमारा कि हमने कहा कि आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है प्राथमिक और एक कहलाता है द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर यह है कि किसी खास उद्देश्य के लिए जब अनुसंधानकर्ता स्वयं क्या करता है, आंकड़ों को क्या कर रहा है, एकत्र कर रहा है, तो वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। द्वितीयक आंकड़ा क्या है कि सपोज हमारे पास पहले से ही आंकड़े इकट्ठा है, या सरकार के पास आंकड़े इकट्ठा है, कोई कंपनी वाले को वो आंकड़े चाहिए तो उसने सरकार से क्या कर लिए, वो आंकड़ों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो वो उसके लिए क्या बन गए, द्वितीयक बन गए, सेकेंडरी बन गए। अब सरकार ने किस उद्देश्य के लिए किए ये इसको पता नहीं है, बस इसने डाटा यहां से प्राप्त कर लिए, तो ये कहलाएगा द्वितीयक डाटा आंकड़ा। अब द्वितीयक आंकड़ा उतना ज्यादा महत्वपूर्ण या विश्वसनीय नहीं माना जाता है जितना कि प्राथमिक आंकड़ा माना जाता है। इसके अलावा कुछ और वर्ड आपके इसमें आएंगे। सपोज आपसे कहा जा रहा है कि आरोही क्रम क्या है। अब आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, यदि हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, सपोज हमने कहा हमारे पास 5 है, 6 है, 8 है, 15 है, डॉट डॉट ऐसे हमने कहा 20 है, 100 है, तो ये हम देख रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक इसका उल्टा क्रम है, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी कि डेटा को बड़े से छोटे के रूप में लिखना। सपोज हमारे पास सबसे बड़ा डाटा क्या है, 100 है, फिर हमारे पास 95 है, या इसके बाद 90 है, इस प्रकार से कम होते होते 2 या 1 है, तो ये घटते हुए क्रम में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तीसरी जानकारी आती है आपके लिए परिसर। अब परिसर का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास मैथ्स में 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 में से अधिकतम अंक जो आए हमारे वो आगे किसी एक बच्चे के 98 आ गए, और न्यूनतम अंक मानो पड़ा हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमने कहा न्यूनतम अंक हमारे पास आगे माना 68 आ गए। तो इनका जो अंतर है, यानी कि अधिकतम में से न्यूनतम को हम क्या कर दें, अंतर कर दें, यानी कि अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी आंकड़ों की जो रेंज है, इसको रेंज बोलते हैं अंग्रेजी में, 68 से 98 है, यानी कि परिसर आंकड़ों का कहाँ से है, 68 से 98 तक। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतम अंक 98 है और न्यूनतम अंक 68, यानी कि इससे नीचे कोई बच्चा नहीं है और इससे ऊपर भी कोई बच्चा नहीं। अगर मैं इसका अंतर कर लूं तो ये इसका परिसर की रेंज निकल जाती है, तो जैसे ये 30 आ गया, तो ये परिसर शब्द का है। एक और लास्ट शब्द है, इसके लिए हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति वर्ड क्या है कि सपोज हमारे क्लास में टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, अब हमारे क्लास में हर बच्चे ने अलग अलग अंक प्राप्त कर रखे, किसी ने 2 कर रखे, किसी ने 8 कर रखे हैं, किसी ने 7 कर रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं जिसने 8 कर रखे दूसरा बच्चा प्राप्त नहीं करेगा। मालूम पड़ा 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8-8 अंक प्राप्त कर दिए, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7-7 अंक प्राप्त कर दिए, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 अंक प्राप्त कर दिए। तो यहाँ पे हमने देखा 8 4 बार आ रहा है, यानी कि 4 बार इसकी संख्या आ रही है, तो 8 की आवृत्ति हो गई, 8 की आवृत्ति हो गई 4। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 अंक प्राप्त कर। 7 की आवृत्ति कितनी हो गई, 3 बच्चों ने प्राप्त कर रखे, तो 7 की आवृत्ति कितनी हो गई, 3। 10 की आवृत्ति कितनी हो गई, 10 की आवृत्ति 2। 2 की आवृत्ति कितनी है, 1। इस प्रकार से हम आवृत्ति को डिफाइन करते हैं। अब बच्चों आपके लिए थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन मैंने बना रखे, इसको देखिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।